ओके, सो मैं आपको बता रही थी कि सम टाइम जो है वो अडल्ट्स को भी जो है ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है उनकी डेफिशिएंसी की वजह से। अब अक्सर ना एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि अडल्ट तो हो चुका है, फिर उसको क्यों ग्रोथ हार्मोन दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है, जो बॉडी मैस है उसको इंक्रीज़ करता है, जो स्किन की थिकनेस है उसको इंक्रीज़ करता है, और मेजरली जो है ना एडिपोज टिश्यूज़, ठीक है, जो बॉडी के एडिपोज टिश्यूज़ होता है उनको ये डिक्रीज़ करता है। इसकी वजह से जो है उनको ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है एडल्ट्स को। उसके बाद ये आ जाते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि पेन हो सकती है इंजेक्शन साइट पे, इंट्रामस्कुलर जो है मोस्टली इसको दिया जाता है, तो इसकी वजह से ये इसका एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकता है कि जो जहाँ पे इंजेक्शन लगाया उस जगह पे आपको पेन हो। उसके बाद ये एडीमा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। उसके बाद माइल्गेस हो जाती है। इसमें ये होता है कि जो मसल्स है ना उनमें इचेज़ आ जाती हैं, पेन स्टार्ट हो जाती है, तो ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद जो डायबिटीज़ है उसका इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क, ठीक है, जो डायबिटीज़ है उसका रिस्क हो सकता है कि वो जिस बंदे को अगर आप ये देते हो तो उसको हो सकता है कि उसको डायबिटीज़ हो जाए। सो ये इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपने करना है। सबसे पहले मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन आपने इसका करना है। उसके बाद थेराप्यूटिक यूजेस आपने मोस्टली जो मैंने आपको बताया यही करने हैं। उसके बाद एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी आपने करने हैं। उसके बाद ये सेकेंड जो हार्मोन है वो है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसका भी सेम आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करना है, देन उसके थेराप्यूटिक यूजेस करने हैं, एडवर्स इफेक्ट्स करते हैं। अब ये जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ना, ये एड्रीनल कोर्टेक्स पे जाके एक्ट करता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। एक्चुअली नेम से ही जाहिर है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक, तो ये जो है एड्रीनल कोर्टेक्स पे जाके जो है ये एक्ट करता है, वहाँ से जाके ये अपनी रिलीज़ करता है। अब देखिए इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आपने वो मस्ट करना है। अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया था हाइपोथैलेमस है, ये जो है ये एक मुखिया है घर का, इसने जो है ना सब पे नज़र रखी हुई है। आप देखें कोई भी स्ट्रेस कंडीशन आ गई है, ठीक है, स्ट्रेस है, उसके बाद आप जो है कोई भी ट्रोमा हो गया, फास्टिंग हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया हो गई, या स्लीप कंडीशन, कोई भी इस तरह की कंडीशन हो, तो उसमें क्या होता है, ये जाता है, सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। हाइपोथैलेमस अब क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा CRH, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। ये जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। अब जो है हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, किसको जाके ये अफेक्ट करेगा, ये जाएगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है। ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है, हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं। ये जाके सिग्नल देगा एंटीरियर लोब को कि तुम क्या करो, यहाँ पे रिलीज़ करो, क्या रिलीज़ करो, ACTH, ठीक है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन तुम रिलीज़ करो। अब यहाँ पे एक प्रिकर्सर यूज़ होता है, वो आपने नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रिकर्सर है प्रोओपियोमिलेनोकोर्टिन, ठीक है, प्रोओपियोमिलेनोकोर्टिन, ठीक है। ये एक प्रिकर्सर है जो कि CRH और एंटीरियर लोब में जो है वो सिग्नल के तौर, प्रिकर्सर के तौर पे जो है वो यूज़ होता है ताकि जो ACTH है वो रिलीज़ हो। अब जो ACTH है ना ये रिलीज़ होकर कहाँ पे एक्ट करेगा, एड्रीनल कोर्टेक्स पे। एड्रीनल कोर्टेक्स पे जब ये आके एक्ट करेगा ना, तो जो एड्रीनल कोर्टेक्स है वो रिलीज़ करेगा कोलेस्ट्रॉल को एंड स्टीरॉइड्स को। कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड्स को जब एड्रीनल कोर्टेक्स जो है वो रिलीज़ करेगा, उसके बाद क्या होना है, ये जाके कन्वर्ट हो जाएंगे प्रेग्निलोन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉइड्स जो हैं वो जाके कन्वर्ट होंगे प्रेग्निलोन में, जो प्रेग्निलोन है वो जाके कन्वर्ट होगा कॉर्टिसोल में। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने जहन में रखने हैं। प्रेग्निलोल जो है वो कॉर्टिसोल में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट करेगा। अब ये जो कॉर्टिसोल है ना ये मेन काम करेगा, ठीक है। ये क्या मेन काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन क्या होता है कि कोई भी अगर एंटीजन आपकी बॉडी पे या किसी सेल पे जो है वो अटैक करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो बॉडी है वो क्या करती है, इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे। तो जो कॉर्टिसोल है ना वो इन्फ्लेमेशन को रोकेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करेगा। उसके बाद जी इंक्रीज नियोजेनेसिस हो जाती है, जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ करता है। उसके बाद जी इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन, जो प्रोटीन है उसकी ब्रेकडाउन को ये इंक्रीज़ करता है। ये 3 जो है वो मेन फंक्शन है किसके, कॉर्टिसोल के, जो कि ACTH की प्रोडक्शन के बाद, रिलीज़ के बाद जो है ये जो फंक्शन है परफॉर्म होते हैं। उसके बाद जी आ जाता है इसके थेराप्यूटिक यूजेस के, कौन कौन से यूजेस हैं।
एक बात आपने जहन में रखनी कि फ़र्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो ACTH है वो किस लिए है, इन्फेंटाइल स्पेज़म के लिए, ठीक है। इन्फेंटाइल स्पेज़म के लिए फ़र्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो यूज़ होता है वो है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन। ये MCQs में आ जाता है, तो आपने इसको जहन में रखना है। अब ये इन्फेंटाइल स्पेज़म क्या होता है, ये एक कंडीशन है बेबीज़ में, डिसऑर्डर होता है बेबीज़ में। इसमें क्या हो जाता है, स्पेज़म हो जाता है। स्पेज़म की वजह से जो मसल्स हैं बाजू के और लेग के, उनमें क्या हो जाती है, वो स्टिफनेस हो जाती है और बेंड कर जाते हैं, ठीक है। इन्फेंटाइल स्पेज़म में क्या होता है, जो मसल हैं वो स्टिफ हो जाते हैं लेग के और आर्म के, और उनकी वजह से जो स्टिफ होने के साथ बेंड हो जाते हैं, और जो बेबी का हेड है ना वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी स्लो होती है, और सम जो स्किल्स हैं ना वो भी वो लूज़ कर जाते हैं, जैसे बेबी बैठते हैं, ठीक है, वो क्रोनिंग करते हैं, ये सारे जो उसकी स्किल्स हैं ना वो स्टॉप हो जाते हैं। तो ये कंडीशन को हम कहते हैं इन्फेंटाइल स्पेज़म। इस कंडीशन में जो है ना हम ACTH जो है ना वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी जो है ना ये यूज़ होता है। उसके बाद ये आ जाते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में हो सकता है हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है, BP इंक्रीज हो सकता है, उसके पास पेरिफेरल एडिमा हो सकती है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है। ओके, जो थर्ड हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में वो है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा जी, जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ना इसको हम सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेक्स हार्मोन। ये MCQs में जो है वो पूछा जाता है, सो आपने इसको जहन में रखना है। अब जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, ये 2 मेन जो हार्मोन्स है ना उनको रिलीज़ करता है। फर्स्ट वन है FSH फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और सेकंड वन है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 2 मेन हार्मोन जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन में से रिलीज़ होते हैं वो है FSH एंड LH। अब हमने इनका जो है वो मैकेनिज़्म देखना है। अब ये जो FSH है एंड LH है, अब इनके डिफरेंट जो है ना वो काम है, वो क्या क्या है। FSH जो है ना वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, नेम से ही ज़ाहिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, फॉलिकल्स को जो है ना वो स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अब वो स्टिमुलेट क्या करेगा, जो ओव्यूम है, ठीक है, जो फीमेल्स में ओव्यूम है उनको स्टिमुलेट करेगा, और जो स्पर्म्स हैं मेल्स में उनको ये स्टिमुलेट करेगा। ये बात आपने एक जहन में रखनी है। उसके अलावा ये क्या करता है, जो फीमेल्स में सेक्स हार्मोन है इस्ट्रोजन जो सेक्स हार्मोन है फीमेल्स में, उसको क्या करता है, ये रिलीज़ करता है, स्टिमुलेट करता है। और उसके अलावा जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसको रिलीज़ करता है थ्रू टेस्टिस। तो ये आपने इसमें जो है वो डिफरेंस याद रखना है। जो FSH है वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, कैसे कि ये ओव्यूम जो है फीमेल्स में उनको स्टिमुलेट करता है, और जो मेल्स हैं उनमें स्पर्म्स को जो है वो रिलीज़ करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, एस्ट्रोजन जो सेक्स हार्मोन है फीमेल्स में उनको स्टिमुलेट करता है, और टेस्टोस्टेरोन जो मेल में सेक्स हार्मोन है उसको रिलीज़ करता है थ्रू टेस्टिस। ये हो गई कॉमन सी बातें। उसके बाद जी LH ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है या सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको जो है वो रेगुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं गोनेडोट्रोफिन के। ओके, सो हमने इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने हर एक हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है कि वो रिलीज़ कैसे होता है, उसका थेराप्यूटिक यूज़ देखना है, एंड देन उसका एडवर्स इफेक्ट देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसका जो है वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। हाइपोथैलेमस जो है वो डिडक्ट करेगा कि जो है कमी डेफिशिएंसी है इन हार्मोन्स की। इसके अलावा भी स्टिमुलेट हो सकता है, कैसे हो सकता है, थ्रू स्ट्रेस के ज़रिए हो सकता है। उसके अलावा जो है ये अगर आपका जो कहते हैं ना कि आप स्ट्रेस के अलावा लो लेवल हो, ग्लूकोज का लेवल हो, उसके अलावा आप इसकी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, स्लीप है, ये जो है ना इसको रेगुलेट करते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। मेन मतलब जो लेवल है लो लेवल है ग्लूकोज का, उसके अलावा एक्सरसाइज, ये जो है ना ये कह लें कि आप लो लेवल पे, ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं। जो स्ट्रेस है ना वो जो है इसको मेनली स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, कि क्या करे वो GnRH क्या है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको क्या करे वो रिलीज़ करे। अब ये जो हार्मोन है ना ये है हाइपोथैलेमस का, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीज़ करेगा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ पे रिलीज़ करेगा,
एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। ये पोस्टीरियर पार्ट है एंड ये एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट की हम बात करें, यहाँ पे ये इसको रिलीज़ करेगा और ये आके स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर लूप को कि तुम रिलीज़ करो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, ठीक है। यहाँ पे GRH जो है वो रिलीज़ होगा और ये क्या आगे रिलीज़ करेगा FSH को एंड देन LH को। अब जो है अगर इनकी बॉडी में जो नीड है वो पूरी हो गई है, अगर इनकी जो स्टिमुलेशन है जिस मकसद के लिए थी वो कंप्लीट हो गई है, तो अब ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू दोबारा हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि तुम GnRH को जो है वो स्टॉप कर दो कि वो जाके एंटीरियर लूप को स्टिमुलेट ना करे। सो इसका ये सिंपल सा मैकेनिज्म है जो कि आपकी बुक में मेंशन है, इसको आपने जहन में रखना है। उसके अलावा मैकेनिज्म के अलावा अब आ जाते हैं इसके थेराप्यूटिक यूजेस पे कि इसके किन किन चीज़ों पे किस वजह से जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर में जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट जो है ना एक स्मॉल वेलनट शेप्ड जो है ना ग्लैंड है, किन में, मेल्स में, ठीक है। फीमेल्स में नहीं होता, मेल्स में होता है ये, जो कि नरिश करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, रिलीज़ करता है स्पर्म्स को, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। प्रोस्टेट, वहाँ पे अगर कैंसर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। उस केस में हम जो है ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंडोमेट्रियोसिस अब क्या है, इंडोमेट्रियम, ठीक है। अगर आपने जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो है वो पढ़ा होगा कि जो फीमेल का यूट्रस है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये वॉल है यूट्रस की, तो यहाँ अंदर की तरफ इनर साइड पे इंडोमेट्रियम प्रेजेंट होती है यूट्रस के। अब अगर ऐसा हो कि जो वॉल है इंडोमेट्रियम ये बाहर आना शुरू हो जाए, ठीक है, बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाए, ओवियन की तरफ, फ्लैपियन ट्यूब की तरफ, बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियोसिस। तो उस केस में भी जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है प्री कोशियस प्यूबर्टी। अब ये क्या है, अब ये वो प्यूबर्टी है जो कि एज से पहले ही आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो 10 फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ कि 10 जो है वो एक प्यूबर्टी की एज है कि इस एज में जो है ना वो फीमेल ने प्यूबर्टी के जो उसके ऑर्गन्स है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि 8, ठीक है, 8 से पहले ही प्यूबर्टी आना शुरू हो जाए तो वो क्या होगी, प्री कोशियस, मतलब टाइम से पहले ही प्यूबर्टी का आना, उसको हम बोलते हैं प्री कोशियस प्यूबर्टी। उसमें भी हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके सम यूजेस हैं जो कि आपने जहन में रखना है। उसके बाद आ जाते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट में क्या आ जाएगा, ओवरियन इन्लार्जमेंट, ओवरियन की जो है वो इन्लार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा ओवरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, हाइपरस्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये हो सकते हैं। या फिर मल्टीपल बिट्स के बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिट्स एक साथ जो है ना वो जो होती हैं, जैसे होते हैं ना 3 ट्विंस, तो नॉर्मल है वो कभी कभार हो जाता है, लेकिन ऐसे हो जाता है ना मल्टीपल बर्थ, 3 बच्चे एक साथ पैदा हो जाना, तो उसमें जो है ये कंडीशन इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आ सकता है। उसके बाद ये आ जाता है हमारा फोर्थ जो है हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो है प्रोलैक्टिन। अब जो प्रोलैक्टिन है ना, ये जो है ना ये स्टिमुलेट करता है लैक्टेशन को। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना ये रिलीज़ होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है और ये किसको स्टिमुलेट करता है, लैक्टेशन को। लैक्टेशन आपको पता है जब बेबी की बर्थ होती है तो उसने जो है ना मदर फीड पे जाता है, मदर फीड करवानी होती है उसको, तो उसके लिए जो मिल्क है ना वो कैसे प्रोड्यूस होता है, थ्रू लैक्टेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोलैक्टिन की जो हार्मोन है उसका रिलीज़ हो, देन वो लैक्टेशन बनेगा, देन जो है बर्थ फीड कर जो मदर है वो अपने बेबी को फीड करवा सकेगी। तो सो लैक्टेशन की प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन का होना लाजमी है। अब देखें प्रोलैक्टिन जो है ना हार्मोन कैसे वो रिलीज़ जो है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, इसकी सेक्रेशन कैसे होती है। सबसे पहले जो सक्लिंग ऑफ निपल बाय द बेबी, सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस अगर डिडक्ट करे तो वो जो है वो रिलीज़ करवाता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को। और सेकेंडली जब बेबी जो है ना वो सक करता है निपल को, ठीक है, मदर की जो वो निपल को सक करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है, हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज़ करता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पे एक और हार्मोन भी यहाँ पे रिलीज़ कर सकता है, थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है, ये TRH भी रिलीज़ कर सकता है और PRH भी, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज़ कर सकता है। अब ये जाएगा एंटीरियर लोब के पास, एंटीरियर पार्ट के पास जाके ये अब कहेगा कि रिलीज़ करो प्रोलैक्टिन को। तो जो एंटीरियर लोब है वो क्या करेगी, प्रोलैक्टिन को रिलीज़ कर देगी, ठीक है। सो सिंपल सा इसका ये मैकेनिज्म है जो कि आपने जहन में रखना है प्रोलैक्टिन का। उसके बाद ये आ जाता है इसके एडवर्स इफेक्ट्स में ये हो सकता है कि नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाए, उसके बाद हेडेक हो सकती है। मेन एडवर्स इफेक्ट्स में यही आते हैं।